आज के जो भारतीय अर्थ प्रणाली है ये इसी तरीके से चलेगा तो मुझे लगता है कि 2014 चुनाव तक तो ध्वस्त होने की परिस्थिति है और इसको दूसरे रास्ते में, प्रगति के रास्ते में ले जाने के लिए एक नवीन रिफॉर्म पॉलिसी यानी सुधार की हमें अपनाना पड़ेगा। मैं क्यों कहता हूँ कि नाश के रास्ते में है ये, उसका कारण है कि जो इंडिकेटर्स इकोनॉमिक्स में हैं, आपके पास तो रिटन स्टेटमेंट आई होगी। अच्छा, अभी सर ओके, रिटन स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो लगभग 277 बिलियन डॉलर्स हैं, वो जो शॉर्ट टर्म फॉरेन डेट के अनुपात में आज इतना कम हो गया है कि ये शॉर्ट टर्म डेट की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कभी भी निकल सकती है बाहर से। थोड़ा भी डर पैदा हो जाए तो इन्वेस्टर्स उसको पुल आउट करके ले जाते हैं और इसीलिए उसको, जैसे ईस्ट एशिया में, जापान में, ताइवान में, थाईलैंड में, ये सब 1997 में हुआ, लैटिन अमेरिका में कई बार होता है, वैसे ये शॉर्ट टर्म डेट बड़े ख़तरनाक चीज़ है। उसी से उसको हॉट मनी कहते हैं। ये पहले तो कुछ नहीं होता था, एनडीए पीरियड में शून्य के बराबर था, लेकिन कांग्रेस की सरकार में इसको बड़े पैमाने में आने दिया। ज़्यादातर जो आया वो हमारे देश से ही हवाला एजेंट्स के ज़रिए विदेश जाना और विदेश से पार्टिसिपेटरी नोट्स, इन्होंने एक विशेष एक डेरिवेटिव इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, एक यंत्र बनाया या शस्त्र बनाया जिससे वो हमारे देश में वापस आ करके यहाँ के पूंजी में लग सकती है, स्टॉक मार्केट में उसको लगा सकते हैं। तो ये अपने लोगों का ही भ्रष्टाचार में जो कमाया पैसा है वो विदेश जाती है और वापस आती है, वो अधिकांश वही है। तो ये कभी भी बाहर निकल सकती है, थोड़ा भी कुछ युद्ध का स्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, तब हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज में जो है वो पर्याप्त नहीं है और इसीलिए संकट तुरंत पैदा हो सकती है। दूसरा है कि हमारी जो व्यापार है आयात और निर्यात का, उसमें जो आयात है वो तो निर्यात से बहुत ज़्यादा है और इसीलिए जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं उसमें घाटा है और ये घाटा आज जीडीपी के रेशियो में 4% से भी ज़्यादा है, जिसको रेड लाइन मानते हैं यूनाइटेड नेशंस में, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे जो इन लोगों ने एक मापदंड बनाई है उसके अनुसार 4% बहुत ज़्यादा है। 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एनडीए के काल में प्लस भी था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते -4% हो गई है। तीसरा है कि जो केंद्रीय बजट है उसमें जो घाटा है वो भी आज सिर्फ केंद्र का नहीं परंतु प्रांतों का भी जोड़कर, इस दोनों बजट्स की, स्टेट्स और सेंटर की बजट्स को जोड़कर 12% जीडीपी की रेशियो में घाटा है और इस घाटा को पूरा करने के लिए भारत सरकार हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक से जो फंड है उसको ज़बरदस्ती वसूल करती है, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर है तो उनको देना ही होता है और उसको लेकर वो घाटा को पूरा करते हैं। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई है कि जितना कर्ज़ा लेते हैं उसमें 95% यानी 1 रुपये का कर्ज़ा लेंगे तो 95 पैसा वापस करना होता है, जो पुराना कर्ज़ा लिया या जो ब्याज है उसको देने में। और धीरे धीरे एक रुपये के कर्ज़ा लोगे तो एक दिन आएगा 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, कि वो 1 रुपये से भी ज़्यादा वापस देना होगा। इसको डेट ट्रैप कहते हैं। ये भी एक बड़ा खतरा है।
और ये वैसे गैर कानूनी भी है, क्योंकि 2005 में इसी सरकार ने फिस्कल मैनेजमेंट एक्ट पास की थी, जिसमें चिदम्बरम ने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सब जय जयकार हुआ, कितना होशियार आदमी है, कितना अच्छा आदमी है, कितना दूरदृष्टि है। परंतु उसमें लिखा है कि ये अवैध है यदि फिस्कल डेफिसिट 2.5% से ज़्यादा हो तो, और 3 साल के अंदर इसको, उस समय 5% था, इसको 2.5% करेंगे, ये वायदा किया था चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में, परंतु उल्टा वो 12% चले गई। अब एक और बात जो सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है वो है कि हमारे देश में 2 प्रकार के प्रहार हो रही है अपने रुपए पर। एक है कि जो भ्रष्टाचार में यहाँ रुपए मिलती है उसको दुबई में हवाला एजेंट्स उसको विदेशी करेंसी में, ख़ासतौर पर डॉलर में उसको परिवर्तित करके टेलीफोन से, इंटरनेट से, दुबई से ही वो स्विट्ज़रलैंड बैंक में जमा करते हैं, या आइल ऑफ मैन या केमन आइलैंड, अनेक जगह हैं, 70 देश हैं दुनिया में, उस करते हैं। तो इस क्या होता है कि इतनी रुपए को हवाला के ज़रिए आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो एक ओवर सप्लाई ऑफ रुपीज़ होती है और डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए दुनिया भर में डॉलर के दाम घट रहे हैं, परंतु हिंदुस्तान में डॉलर की दाम बढ़ते जा रही है। तो एक कारण ये है, परंतु इससे भी खतरनाक एक और कारण है, और मैं स्पष्ट कहने के लिए तैयार हूँ। वो है कि 2 प्रमुख, एक दामाद और एक बेटा, ये दोनों, एक सिंगापुर में बैठकर और दामाद दुबई में बैठकर शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में फॉरवर्ड ट्रेडिंग कहते हैं। माने वो, उनको पता है कि डॉलर का दाम क्या होने वाला है, तो किसी से डॉलर लेते हैं 60 रुपये में और कहते हैं कि हम 61 रुपये वापस कर देंगे, और डॉलर का दाम 65 हो जाए तो फिर इनको 4 रुपये का कमाई हो जाती है। उनका कोई भी कुछ पूंजी लगाए बिना दूसरों का पैसा लेकर ये एक प्रकार के जुआ खेलते हैं। तो ये जो शॉर्ट सेलिंग है ये इलीगल है, फिर भी सिंगापुर में चल रही है और दुबई में चल रही है, और जो गिरावट हुई वो इसीलिए हुई थी, और उनको आश्वासन था, उनको आश्वस्त किया गया या उनको गारंटी दी गई कि कोई ऐसा पॉलिसी नहीं लागू की जाएगी भारत में जिससे इनको 61 रुपये देने के वायदा पर डॉलर का दाम 60 से रुपये से कम हो जाए। यदि डॉलर का दाम गिर जाए और ये डॉलर का दाम बढ़कर वायदा किया है तो उसको देने में उनका बैंक्रप्सी, दिवालापन निकल जाएगी। इसीलिए रिजर्व बैंक को ऐसी पॉलिसी नहीं लागू करनी चाहिए जिससे रुपए का दाम बढ़ जाए और डॉलर का दाम घट जाए। तो वो कौन हैं, उनकी पावर कैसे ये एक्सरसाइज हुई कि रिज़र्व बैंक को क्या करना चाहिए था इन दिनों में जब डॉलर की दाम बढ़ रही थी और रुपए की दाम घट रही थी। ये 277 बिलियन डॉलर्स जो हैं उसमें से 20 बिलियन डॉलर, सिर्फ 20 बिलियन डॉलर निकाल करके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डालना चाहिए था, तो तुरंत 50 रुपया हो जाती। और ये जो बाहर फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, वो बैंकरप्ट हो जाते, बर्बाद हो जाते, परंतु किया नहीं। यद्यपि मांग थी कि करना चाहिए, नहीं किया। तो ये इसमें एक गठबंधन है, एक साजिश है। और मैंने देखा कि थोड़ा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले 2 प्रधानमंत्री, एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा डॉक्टर माँ बेटा या बेटा और दामाद, वड्रा और चिदम्बरम का बेटा कार्तिक। और विवरण चाहिए? एक मोटा है, एक पतला है। हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो आपके सवाल हैं उनका जवाब देंगे। हाँ ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी थे 6 साल,
तो जब उन्होंने शपथ ली तो डॉलर का रेट था 41 रुपीज़ 25 पैसा। जब उन्होंने गद्दी छोड़ी उस समय 45 रुपीज़ 31 पैसा, माने 6 साल में सिर्फ 4 रुपये का फ़र्क या 4 रुपये का गिरावट। मनमोहन सिंह जब पद में आए तो 45.31 और अब लेटेस्ट पोजीशन 68.73, माने 9 साल में 23 रुपया 42 पैसा। इसका क्या जवाब है? दोनों का सिस्टम एक ही था, खुले बाज़ार में आप खरीद सकते थे रुपए को। वाजपेयी के 6 साल में ये कैसा सिर्फ 4 रुपया ही गिरा, और वो 4 रुपया ना के बराबर है क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे जाते रहता है। और ये 23 रुपये 42 पैसे 9 साल में। ये सब मैं आपको फोटोस्टैट दे रहा हूँ तो आपको उस समय देख सकते हैं। अब हमारे देश में एक विशेषता रही है कि जो पूंजी है वो बहुत कम % विदेश से आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो जो हॉट मनी आती है वो तो उसमें इन्वेस्टमेंट में गिनते नहीं हैं।